हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चार्जेस को एक बार देख लेते हैं। तो अपना अभी का टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं अपने। एक हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और दूसरा हमारे पास डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक अपने पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअस का मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर हम एक सरफेस एज्यूम करें, मान लो ये सरफेस है अपने पास, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, देखो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पर है, फिर यहाँ थोड़े कम है, यहाँ बहुत ही कम है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर चार्ज जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, तो इसे अपन लोग डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने वाले हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि अगर ये अपने पास कोई सरफेस है तो यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग तीन डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है अपने पास फॉर वन डायमेंशन, इसे अपन लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे अगर हम एक वायर एज्यूम करें, ये अपने पास एक वायर है ऑफ सम लेंथ, और ये चार्ज है, चार्ज लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने वाले हैं। और यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिखेंगे कि चार्ज लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, तो ये अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर हम लोग इस पूरे वायर को बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में कट कर लें, बहुत ही स्मॉल लेंथ में इसको ब्रेक कर दें, तो हर एक लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका अमाउंट भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल लेंथ। तो लैम्डा हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। अगर पूरे लेंथ की बात कर रहे हैं तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर हमने इसको बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल लेंथ। अब इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो यूनिट हो जाएगा इसका कूलम पर मीटर। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं यहीं से, चार्ज का डायमेंशन 80 और लेंथ का डायमेंशन L, ये हो गया ATL की पावर -1, ये अपना डायमेंशन आ गया। तो ये अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम हम लोग टू डायमेंशन के लिए
यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर सरफेस एरिया पर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे हमारे पास अगर एक शीट है, ये कोई प्लेन शीट है, चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर, तो इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। चार्ज अगर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने वाले हैं। सेम अगर मैं एक शेल एज्यूम कर लूँ कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। सिग्मा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, तो यहाँ पर एरिया लिख लेंगे। और अगर हम लोग इस शीट को जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम लोग उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लें तो स्मॉल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर स्मॉल एरिया, तो ये अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट देख लेते हैं। चार्ज का यूनिट कूलॉम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन 80 और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो डायमेंशन हो गया 80 एल की पावर -2। फिर थर्ड है अपने पास फॉर 3D थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसे अपन लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ये अपने पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ क्या होता है कि चार्ज वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक स्फेयर है, स्फेयर के वॉल्यूम में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक स्फेयर है और ये चार्ज जो है इस वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल हो जाएगा रो। अगर चार्ज हम लोग टोटल एज्यूम करें तो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स वॉल्यूम। अगेन अगर इसे बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो स्मॉल चार्ज स्मॉल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका यूनिट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलॉम और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हो गया, यहाँ लिख लेते हैं SI यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यूब और डायमेंशन हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन 80, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, 80 L की पावर -3, तो ये अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है।
देखो ये अपने पास गॉस लॉ, और आज हम लोग इसकी एप्लीकेशन, गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी डिस्कशन होगी। तो आज अपना मेनली थ्योरी पे फोकस है, और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी सरफेस के अंदर, एज्यूम करो ये सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक, इसके अंदर कोई चार्ज है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस का, क्लोज होना चाहिए, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस के इक्वल होगा। अभी मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, मीन्स ये फ्लक्स बता रहा है अपना, ये फ्लक्स बता रहा है। तो यहां से जो टोटल फ्लक्स मिलेगा, अब इसे कैसे डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली, कि टोटल फ्लक्स जो होगा बाय ए क्लोज सरफेस, क्या हम लोग इसे टोटल फ्लक्स को क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस लिख सकते हैं, ये बताया था, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, तो ये इक्वल होगा 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो इसे लिख लेंगे Q एनक्लोज्ड। ये अपने पास गॉस लॉ है वैक्यूम के अंदर, ये वैक्यूम में अपना गॉस लॉ है। तो इसे कैसे डिफाइन किया गया है, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is 1/ε times total charge enclosed by the surface in vacuum। तो वैक्यूम में हमने कैसे गॉस लॉ को डिफाइन किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, देखो ये क्लोज सरफेस है, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 1/ε टाइम्स होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उस चार्ज को डिवाइड कर लेना है ε0 से, तो वैक्यूम में हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये अपने पास गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। अपने को ये टर्म याद रखना है कि क्यू एनक्लोज का मतलब क्या है, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है, तो अपने पास गॉस थ्योरम मिल जाएगा। अब इसी को मीडियम में लिखें, तो इन मीडियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे लिखेंगे मीडियम में। अब हमें पता है जैसे मीडियम में जाते हैं तो ये टर्म चेंज होता है, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है। अब जैसे मीडियम में जाओगे तो ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। अब याद करो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था, इसे अपन लोगों ने F0 अपॉन Fm लिखा था, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम और मीडियम, इसका रेशियो फाइंड आउट किया था हमने, तो ये अपने को एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था, और इसी को हमने रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला था एप्सिलॉन r, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या हम लोग एप्सिलॉन m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू k हो जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीडियम में क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये देखो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम। तो इसी टर्म को हम लोग
इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो गया मीडियम में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मीडियम में गॉस थ्योरम। मीडियम में जैसे ही जाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होता है बाय द डाइलेक्ट्रिक टाइम्स। तो मीडियम में जाने पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। यहां लिख लेंगे इन मीडियम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स decreases by dielectric times। डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या आएगा। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लेना है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर के चार्ज कितने, तो ये हो गया 6q माइनस 2q 4q। तो ये हो जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। हमें बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बाहर के चार्ज अपने को इंक्लूड नहीं करने यहाँ पे। देखो कोई एक सरफेस है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक सरफेस है अपने पास, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल का मतलब क्या है, पेयर ऑफ चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन है 2a। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अपना क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितने, Q और माइनस Q ऐड करोगे तो टोटल चार्ज 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तो जब भी डाइपोल किसी सरफेस के अंदर हो और उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो हमेशा 0 आएगा, चाहे एक डाइपोल हो या 10 डाइपोल हो या 1000 डाइपोल हो। जितने भी डाइपोल प्लेस करोगे सभी डाइपोल का टोटल चार्ज 0 आएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 मिलने वाला है। ये कोई क्यूब है, इसके अंदर कोई एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस क्यूब के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितने, ये सरफेस क्लोज्ड है, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया।
ये कोई एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू प्लेस्ड है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू दिस स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस स्क्वायर को देखें तो चार्ज ऊपर कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्या हम लोग इस चार्ज को एनक्लोज कर सकते हैं? इस चार्ज को एनक्लोज किया जा सकता है, तो हाँ इसे एनक्लोज कर सकते हो। अगर ऐसे और भी स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर लें और एक क्यूब बना लें, तो यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं अपन लोग। ये डिस्टेंस डी पर प्लेस्ड था। अब देखो ये क्यूब है, चार्ज प्लेस्ड है, चार्ज प्लेस्ड है, ठीक। इसे थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखो ये क्यूब है, इस स्क्वायर से कुछ डिस्टेंस पर अपने को चार्ज गिवन था, ये चार्ज गिवन था। अब इस क्यूब के टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। हमें सिर्फ एक फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है। अगर हम लोग इस पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये हो गया अपने पास चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे क्यूब, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन हमें सिर्फ एक फेस का पूछ रहा है, टोटल 6 फेसेस हैं, तो एक फेस के थ्रू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6। टोटल 6 फेसेस है, 6 से डिवाइड कर लो, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट अपने को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब देखो यहाँ पर चार्ज है, अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू दिस क्यूब, सरफेस के थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अगेन इस चार्ज को एनक्लोज कर सकते हैं तो कर सकते हो। सेम अगर ऐसा ही क्यूब यहाँ पर प्लेस कर दो तो ये चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। हमें एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है। अगर क्लोज सरफेस हो रहा है बाय सिमेट्री, सिमेट्री को देख करके, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे और फिर जितने भी सिमेट्रिकल पार्ट ड्रॉ किया है उस नंबर से ड्रॉ कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ देखो सेम ऐसा ही क्यूब यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये हो गया, एक क्यूब था, इसके एक सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है, हमने सेम क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब पूरे ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है, इस क्यूबॉइड के थ्रू टोटल फ्लक्स निकाल लो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे क्यूबॉइड के अंदर एक ही चार्ज है, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया पूरे क्यूबॉइड का, पूरे इस सरफेस का जो हमने ड्रॉ किया है और गिवन था।
लेकिन हमें तो सिर्फ एक क्यूब के थ्रू निकालना है। इस क्यूब के थ्रू अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो दो पार्ट हमारे हैं, एक ये क्यूब है, दूसरा क्यूब है, तो उसे डिवाइड कर लेंगे तो एक क्यूब के थ्रू अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा थ्रू द फर्स्ट क्यूब और वन क्यूब दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन 2। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। सेम 8 electric dipoles are placed inside a cube. Find total electric flux through the cube. अब कोई क्यूब है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। तो चाहे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, टोटल चार्ज पेयर में देखोगे तो 0 आते जाएंगे, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। तो ये अपना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। 0 अपना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं गॉस थ्योरम के, जो हमने गॉस लॉ डिस्कस किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो गॉस लॉ है ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, गॉस लॉ is true for any closed surface, any closed surface। किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस हो, अपने को कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस हो उसके लिए गॉस थ्योरम और गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, ट्रू होगा हमेशा। ठीक, चाहे उसकी कैसी भी सिमेट्री हो, गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड है। दूसरा पॉइंट, अब यहां देखो, ये जो अपने पास गॉस थ्योरम में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज फाई ई और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो राइट साइड में क्यू एनक्लोज्ड आ रहा है ना, वो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज है। सरफेस के बाहर हमें कोई भी चार्ज गिवन हो उससे कोई मतलब नहीं रखना, जो भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितने आ रहे हैं, क्यू एनक्लोज्ड उसका सम है। ठीक, तो क्यू एनक्लोज्ड क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो भी अपने पास सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर के टोटल चार्ज जो होंगे वो राइट साइड वाला क्यू एनक्लोज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, अगर कोई सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं और उसके बाहर भी कुछ चार्जेस हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, दोनों की चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। लेकिन राइट साइड में जो क्यू एनक्लोज्ड है वो सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इक्वेशन में जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के अंदर के चार्ज और सरफेस के बाहर के चार्ज दोनों की वजह से टोटल फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। लेकिन क्यू एनक्लोज्ड क्या है, हमेशा सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज। जैसे अगर ये अपने पास कोई एक सरफेस है, यहाँ पर मैंने अज्यूम किया Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और यहाँ पर Q3 है, Q4 है। ठीक, प्लस माइनस कुछ भी हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो Q1 Q2 Q3 Q4 सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। लेकिन Q एनक्लोज्ड क्या है? सम ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्जेस inside and outside of the Gaussian surface। देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जो सिमेट्रिकली हमने ड्रॉ किया है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। गॉसियन सरफेस क्या है? इस सरफेस which we draw to apply गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने जो सरफेस ड्रॉ किया उस सरफेस को अपन लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। हम लोग गॉसियन सरफेस बोलने वाले हैं। और ये गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्री को देख करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सिंपल सिमेट्री होगी उतनी जल्दी हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस की वजह से मिल रहा है, लेकिन क्यू एनक्लोज्ड यहाँ लिखा हुआ है, क्यू एनक्लोज्ड सिर्फ सरफेस के अंदर के चार्जेस की वजह से मिल रहा है। ठीक, सरफेस के अंदर के चार्जेस की वजह से मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इसका सिमेट्री बता दिया मैंने। गॉस लॉ बेस्ड अपॉन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस contained in Coulomb's law। देखो कुलॉम्स लॉ में जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था गॉस लॉ उस पर डिपेंड करेगा। गॉस लॉ यहाँ पर उस पर डिपेंड करता है। ठीक, एनी वायलेशन is the departure from inverse square law। तो यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि अपने पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल सिमेट्री को लेकर के प्रूफ करने वाले हैं। ये अपने पास स्फीयर है ऑफ सम रेडियस r। r रेडियस का एक स्फीयर है और यहाँ एक चार्ज q रखा हुआ है। अब हमें पता है कि ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 डायमेंशन में हर एक साइड जाने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट करते हैं, छोटा सा एरिया ds। इस सरफेस के थ्रू, इस एरिया के थ्रू अगर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो गया। इसके डायरेक्शन आर कैप लिखते हैं और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा एन कैप, ये अपना एन कैप हो गया। यहाँ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रेडियली आउटवर्ड है तो ये ई आर कैप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। सेम यहाँ पर एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं।
ये दोनों एन कैप और आर कैप एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री है। गॉस लॉ का यूज करें, गॉस लॉ प्रूफ करना है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस। अब ये हो गया टोटल फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू ई आर कैप डॉट डी एस वैक्टर की वैल्यू डी एस एन कैप आर कैप डॉट एन कैप 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि आर कैप और एन कैप दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री होगा, तो ये अपना डॉट प्रोडक्ट 1 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। अब देखो, एक चार्ज है, किसी भी चार्ज का, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा यहाँ से ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और डी एस, ये जो इंटीग्रल है ये सिर्फ सरफेस पर अप्लाई होगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया। अब इसी गॉस लॉ का यूज करके कूलॉम्स लॉ अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है फ्रॉम द गॉस लॉ का यूज करना है। अगेन एज्यूम करो कि अपने पास एक स्फेयर है ऑफ सम रेडियस आर रेडियस का, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब देखो प्रोसीड कैसे करना अपने को, सबसे पहले गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से कोई एक चार्ज सरफेस के ऊपर प्लेस करके फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना प्रूफ कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले गॉस लॉ का यूज करते हैं। अब यहाँ चार्ज है, एक छोटा सा एरिया कट करें सरफेस पर ऑफ एरिया वेक्टर ds। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसे ई वेक्टर लिखते हैं, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू ये क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई हमें फाइंड आउट करना है, इसे ई आर कैप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को डीएस एन कैप लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में है, तो इसे ई आर कैप लिख सकते हैं, और डीएस वेक्टर को हम लोग डीएस एन कैप लिख सकते हैं। आर कैप एन कैप दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री आएगा, डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल लो, आर कैप डॉट एन कैप 1 हो गया,
क्लोज इंटीग्रल ds, ये टोटल सरफेस एरिया है, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, डिवाइड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया q अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। अब देखो, अगर इस पॉइंट पर हम लोग एक चार्ज q को प्लेस कर दें, कैपिटल Q ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। इसकी प्रेजेंस में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्मॉल q आएगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड it experiences फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा QE। E की वैल्यू यहां पुट कर दो तो F हो जाएगा तो ये अपने पास पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक अपने पास चार्ज्ड वायर है, ये अज्यूम करो ये चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे अज्यूम करो ये अपने पास वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इस वायर से किसी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक, या तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है या यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो किसी पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट सम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर। अगर यहाँ पर हम लोग पॉइंट एज्यूम करें, यहाँ पॉइंट एज्यूम करें, ये पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो सारे डायरेक्शन में पॉसिबल होगा। ये हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल होगा ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिमेट्री को देख करके, सिमेट्री इसका सिलेंड्रिकल है, तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो गॉस लॉ है ये डिस्क्रीट चार्जेस से कभी पास नहीं होगा, ये गॉसियन लॉ डिस्क्रीट चार्जेस से कभी पास नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस चार्जेस से पास हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लिया ऑफ लेंथ L। अब हमें पता है कि चार्ज लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over its लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो चार्ज Q ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर लेंथ L, तो अपने को Q क्या मिलेगा, Q मिल जाएगा लैम्डा L। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपना Q है, तो Q लैम्डा इंटू L के इक्वल मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, तो गॉस लॉ का यूज करके पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस भी r होगा, डिस्टेंस r होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट कर लो, छोटा सा एरिया कट कर लो, ये ds हो गया।
अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियली आउटवर्ड है। और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। अपने पास सरफेस गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है। लास्ट क्लास हमने देखा था कि सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड लेना होता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे दैट इज ई आर कैप, और एरिया वेक्टर लिखेंगे डी एस एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम लोग आर कैप डॉट एन कैप को 1 लिख सकते हैं। अब गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू, ये अपने पास क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू ई आर कैप डॉट डी एस एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप 1 होगा। क्यू एनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, क्यू लैम्डा एल के इक्वल है, तो यहाँ लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बाहर ले सकते हो, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल सिर्फ सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ds दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका सरफेस देखो, सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया हमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट का देखना है, ये पार्ट ओपन है, ये पार्ट ओपन है, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ठीक। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पर एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से ऊपर, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर जा रहा है, यहाँ चार्ज था उसकी वजह से, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर हमेशा, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा इस फेस के थ्रू। सेम यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड है, ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना 0 मिलेगा। तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस देखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल, तो ये जाएगा 2 पाई आर एल दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई आर डिवाइड में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से एट पॉइंट पी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक तो रिलेशन अपना ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो इस रिलेशन को हम लोग 2 के लैम्डा अपॉन आर लिख सकते हैं। 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ वेरिएशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ वेरिएशन, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा होगा इसका? ये ग्राफ है इसका, ठीक। चलो इसी में हम लोग एज्यूम करेंगे कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर चार्ज रिवॉल्व करे अराउंड दिस वायर इन सर्कुलर पाथ, तो कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा, उसका एनर्जी अपने को फाइंड आउट करना है।
देख यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q एट सेपरेशन R फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब ये चार्ज सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, सर्कल में मूव करता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होता है बाय द फोर्स। यहाँ पर फोर्स क्या है? तो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा इस सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो हम लोग लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस चार्ज का मास m हो, इस चार्ज का मास m हो, तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। और इलेक्ट्रिक फोर्स, अब देखो ये अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया? तो अभी हमने कैलकुलेट किया E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये Q आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? QE, mv² अपॉन r, दैट इज Q, E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r से r कैंसिल हो गया। यहाँ पर mv² की वैल्यू Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², mv² की वैल्यू पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया Q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज KQ लैम्डा। KQ लैम्डा अपने पास काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। अब हमसे बोला गया है कि इसके वेरिएशन को प्लॉट करो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस R। क्या काइनेटिक एनर्जी R पर डिपेंड कर रहा है? राइट साइड में कहीं R दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, मीन्स ये ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चला जाएगा, R के पैरेलल चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, R पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, इसके पैरेलल है, ये देख लेना। वैसे तो ये हो गया। अब इसी में ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, क्या होगा? सेम इसी इक्वेशन से v की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा Q लैम्डा डिवाइडेड बाई m, यहाँ आएगा 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्क्वायर था तो ये रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया। अब हमें पता है v इक्वल r ओमेगा होता है सर्कुलर पाथ के लिए, तो v इक्वल r, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t, दैट इज रूट अंडर Q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। टाइम पीरियड को सेपरेट कर लो, तो टाइम पीरियड को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r रूट अंडर 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q लैम्डा। इस टर्म को रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड अपने पास देखो, इसको रूट के अंदर लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब, r स्क्वायर m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q लैम्डा
इन द स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा। ठीक, अगर हमें टाइम पीरियड और आर का वेरिएशन पूछा होता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता। अब यहाँ पर इस रिलेशन को एक बार देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये वायर अपने पास पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, मीन्स इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर लैम्डा लेस देन 0 होता है, मतलब ये वायर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होंगी। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये अपने पास स्फेरिकल शेल है, एज्यूम करो ये अपने पास एक थिन स्फेरिकल शेल ये थिन स्फेरिकल शेल, और चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। शेल है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर इट्स सरफेस। ये मान लेते हैं शेल है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि तीन कंडीशन में इस शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, फिर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले आउटसाइड के लिए देख लेते हैं। ठीक, आउटसाइड के लिए देख लेते हैं। एज्यूम करो कोई एक पॉइंट है यहाँ पर P एट सम डिस्टेंस R। तो पहले आउटसाइड के लिए देखेंगे, आउटसाइड। अच्छा, इसका टोटल चार्ज Q ले लेते हैं, कैपिटल Q इसका टोटल चार्ज है। आउटसाइड
मीन्स स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखो जब हमने पॉइंट को आउटसाइड लिया तो स्मॉल आर ये ज़्यादा बड़ा है कैपिटल आर के कंपैरिजन में, तो ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसकी सिमेट्री देखोगे तो ये स्फेरिकल शेल है, मतलब स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इस स्मॉल आर रेडियस एज्यूम करके एक स्फीयर ड्रॉ कर लो। यहाँ पर हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया अपने पास गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के थ्रू, ये क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा एरिया कट कर लें ds वेक्टर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 डायमेंशन में आउटवर्ड ही आएगा, और ये एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या हम लोग फिर से यहाँ पर ई आर कैप डॉट डी एस एन कैप लिख सकते हैं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू आ रहा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आर कैप डॉट एन कैप 1 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, ये इंटीग्रल सिर्फ सरफेस पर एप्लीकेबल होगा। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई, और गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना होता है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने को आउटसाइड मिल रहा है, आउटसाइड ऑफ शेल, तो ई आउटसाइड आर के साथ वेरिएशन देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जब आर ग्रेटर था कैपिटल आर से, तो ये हमें एक वेरिएशन मिल रहा है। अभी प्लॉट करेंगे इसे, आउटसाइड हमने निकाल लिया, अब ऑन द सरफेस की बात कर लेते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ शेल मतलब इस गॉसियन सरफेस का रेडियस इस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इस सरफेस पर आ गए, जो थिन स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस के ऊपर आ गए, आर जब ग्रेटर इक्वल हो गया कैपिटल आर के। यहाँ पर कैपिटल आर पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर सरफेस, तो यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के की वैल्यू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, आर कैप लगाना है, यहाँ पर भी सेम आर कैप रेडियली आउटवर्ड है, तो लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर मैक्सिमम होगा। ग्राफ से दिखाऊंगा मैं कैसे मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। इनसाइड की बात कर लेते हैं, इनसाइड ऑफ शेल, शेल के अंदर। अब सेल के अंदर जाएंगे तो हमें
कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं कि किसी पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है विच इज इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड है। यहाँ रेडियस आर एज्यूम करते हैं, स्मॉल आर। सेम स्फेरिकल सिमेट्री है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। स्फेरिकल हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। हाँ। क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर फॉर इनसाइड? अब ये स्मॉल आर जो है स्फेयर के रेडियस से छोटा है तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर इनसाइड के लिए। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू ये क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया भी पॉइंट ए के लिए, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज तो सिर्फ सरफेस के ऊपर था, मतलब इस शेल के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो पूरा टर्म जीरो के इक्वल आएगा। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज जीरो। ई और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जीरो के इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिल रहा है। अब वेरिएशन देखते हैं। हमने आउटसाइड के लिए वेरिएशन 1/r² मिला है आउटसाइड के लिए। ऑन द सरफेस एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है जो r पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिल रहा है। तो यहाँ वेरिएशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये r। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। ये क्या बता रहा है कि हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं मूव करना। देखो ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना। अभी इनसाइड है, शेल के अंदर हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो सरफेस पर आ गए तो दूसरा पॉइंट सरफेस के लिए होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आउटसाइड के लिए आ जाओगे। जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़े तो आउटसाइड के लिए जा रहे हो। तो हमारा इनसाइड के लिए है ये इनसाइड के लिए। फिर यहाँ सरफेस पर ऑन द सरफेस, और फिर ये आउटसाइड के लिए। मीन्स इनसाइड के लिए r लेस देन कैपिटल R था, फिर यहाँ r इक्वल R हो गया, और यहाँ पर r ग्रेटर देन R हो गया। ग्राफ देखोगे तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो ये जीरो। फिर ऑन द सरफेस, सरफेस पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज्यूम कर लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद आउटसाइड के लिए जाओगे तो आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² का ग्राफ। तो ये हमारा इनसाइड के लिए बन गया। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 1/r² से वैरी कर रहा है। और ऑन द सरफेस देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो क्या बता रहा था मैं कि इस पॉइंट को कंसीडर करो, इस पॉइंट को कंसीडर करो तो इससे लेफ्ट साइड में, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, कुछ नहीं है। और इससे राइट साइड जा रहे हो, आउटसाइड जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, आर बढ़ रहा है। देखो सरफेस से बाहर जाओगे तो आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ये वेरिएशन है ना, आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंडीशन में, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास मैक्सिमम होगा। यही मैं बता रहा था कि इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये वेरिएशन है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास फिल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अपने पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एज्यूम करो कि अपने पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक। इस शीट से किसी पॉइंट P पर एट डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम लोग इसकी सिमेट्री देखें तो सिमेट्री कैसा होगा, तो इसका सिमेट्री रेक्टेंगुलर होगा, तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो चॉइस है, या तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ड्रॉ कर लो या फिर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लो। तो जितने डिस्टेंस पर हमने यहाँ पॉइंट पे एज्यूम किया है, सेम यहाँ पर भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एट सेम डिस्टेंस x, इसे P प्राइम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। और अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, दैट इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अपने पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ऑफ एरिया A, इस वाले पार्ट का एरिया A है और इस पार्ट का भी एरिया अपना A है, एट डिस्टेंस x हमने एज्यूम किया दोनों साइड, ठीक। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करना है अपने को। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का, ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितने आ रहे हैं, अब हमें पता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, तो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया A। क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा A मिल गया अपने पास, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा A, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर दैट इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये प्लेन शीट गिवन है, प्लेन शीट का मतलब कि चार्ज, ये प्लेन शीट एज्यूम कर लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो रेडियली आउटवर्ड मतलब ये राइट साइड में जा रही है, यहाँ से लेफ्ट साइड में भी जाएंगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो ये भी राइट साइड होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर भी अपना राइट साइड होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग उसका फ्लक्स लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया A, टोटल एरिया A है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस एरिया A हो गया, प्लस इस पॉइंट पर देखो तो मैंने बताया था ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो लेफ्ट साइड में जा रहा होगा इसका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड में जा रहा है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो ये भी लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में, अगेन थीटा 0, तो E और टोटल सरफेस एरिया A, तो E A दैट इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2EA इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, A कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिख लेंगे।
अच्छा, एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करो कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी x नहीं है। हमने किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एट डिस्टेंस x, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो उससे ये इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इसका ग्राफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ अपना कांस्टेंट चला जाएगा, ये कांस्टेंट चला जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और अगर सिग्मा लेस देन 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड। ठीक, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज शीट है तो ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगा।